नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। कहा, भारत इस दशक के अंत तक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की ओर अग्रसर। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। भारत और चीन नियंत्रण रेखा के शेष क्षेत्र से हटने के अपने प्रयास दोगुना करने और प्रभावी कार्रवाई पर सहमत। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सहायता देने के लिए चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया और चेन्नई में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की है। ये घोषणा पत्र कल नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन पर एक मत से अपनाया गया। ये घोषणा पत्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के नागर विमानन क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, उभरती चुनौतियों से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक रूपरेखा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दशक की समाप्ति तक भारत एक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व में अत्यधिक संपर्क वाले क्षेत्रों में से एक होगा। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहाँ सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र का विकास अभूतपूर्व तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों और नगरों में रहने वाले निम्न, मध्य और मध्य वर्ग के लोग भी हवाई यात्रा कर रहे हैं, जबकि पहले ज्यादातर बड़े शहरों के लोग हवाई यात्रा करते थे। 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है और भी काम पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े शहरों के एयरपोर्ट्स को और आधुनिक बनाने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु में 3 वर्ष की छूट देने के साथ ही शारीरिक परीक्षा नहीं लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, उत्पाद शुल्क, अग्निशमन तथा राज्य सरकार की अन्य सेवाओं में काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फैसले के अनुसार समूह सी तथा डी के सभी पदों की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण लागू किया जाएगा। ये सुविधा पूर्व सैनिकों को मिलने वाले आरक्षणों से अलग होगी और इसके लिए पूर्व अग्निवीरों को संबंधित आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं पूरी करनी होंगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष स्वच्छता अभियान के चौथे चरण की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य परिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को और बढ़ावा देना है। सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए प्रत्येक वर्ष विशेष अभियान चलाने का निर्णय किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य भारत में बने दबाव के कारण तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के 7 जिलों में तेज बारिश का रेड अलर्ट और राज्य के शेष हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में मूसलाधार बारिश है, जिसके कारण बांध लबालब हो गए हैं और नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रही है। जिला प्रशासन की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी बचाव और राहत अभियान में लगाए गए हैं। स्टेट डिजास्टर कमांड सेंटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 40 से ज्यादा स्थानों पर कल बचाव कार्य चलाकर 700 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया। वहीं सिवनी और झाबुआ में राहत शिविरों में बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों को आश्रय दिया गया है। ग्वालियर के शहरी क्षेत्रों में सेना की मदद भी ली जा रही है। मध्य प्रदेश में अब तक औसत से 14% ज्यादा बारिश हो चुकी है। बारिश की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मौसम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद प्रशासन पश्चिमी और तराई क्षेत्रों में सतर्कता बरत रहा है। विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर पीलीभीत, कानपुर, जालौन और संभल समेत कई जिलों में प्रशासन ने आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। तराई और बुंदेलखंड के साथ ही पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में बहुत भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इस असामान्य बारिश का कारण एक कम दबाव का क्षेत्र है जो मध्य भारत में बना हुआ है। इसके उत्तर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और आज धीरे धीरे कमजोर होने की उम्मीद है। इस बीच झांसी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, आगरा और मथुरा जिलों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सड़कें पानी में डूब गईं। वर्षा जनित हादसों में मथुरा, बुलंदशहर और मुरादाबाद जिलों में 5 लोगों की मौत की खबर है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। इधर दिल्ली में आज तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से हल्की और मध्यम वर्षा हो रही है। हरियाणा में पहले चरण के विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर में तीसरे तथा अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का काम कल शाम समाप्त हो गया। नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। हरियाणा में 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर है। जम्मू कश्मीर में पिछले सप्ताह विधानसभा चुनावों के पहले चरण के प्रचार अभियान शुरू होने के साथ ही जम्मू संभाग की चिनाब घाटी डोडा में 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और रैली के आयोजन की तैयारी में जुटी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी डोडा में एक रैली को संबोधित करने की आशा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रचारक उमर अब्दुल्ला ने कल जिले में 3 रैलियां की। डोडा जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में 52 डोडा पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। चिनाब घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होगा। डोडा जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों में से 52 डोडा पूर्व विधानसभा क्षेत्र एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है, जहां कुल 98,582 मतदाता हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 171 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 9 उम्मीदवार इस सीट के लिए चुनाव मैदान में हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और साथ ही एनसी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार खालिद नजीब सोरवर्दी और भारतीय जनता पार्टी के गजा सिंह राणा प्रमुख हैं। इन तीनों दावेदारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। पहले चरण में 5,66,000 युवाओं सहित 23,27,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के हकदार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। भारत और चीन नियंत्रण रेखा के शेष क्षेत्र से पूरी तरह से हटने के अपने प्रयास दोगुना करने और प्रभावी कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा विदेश कार्य
आयोग के निदेशक वांग यी के बीच हुई बैठक में ये सहमति बनी। इस मुलाकात के दौरान श्री अजित डोभाल ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रति सम्मान रखना द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में भूमिका के लिए चीन की 3 कंपनियों और एक नागरिक तथा पाकिस्तान की एक कंपनी के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों का लक्ष्य बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जिसने पाकिस्तान के राष्ट्रीय विकास परिसर को शाहीन 3 और अबाबील मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले बड़े रॉकेट मोटार्स सहित परीक्षण के लिए उपकरण हासिल करने में मदद की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ आगे बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। श्री ट्रंप ने फिलाडेल्फिया में हुई बहस में जीत का दावा किया और सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कमला हैरिस पर आरोप लगाया कि वे प्रमुख समाचार नेटवर्क के बुलावे से बच रही हैं। वहीं कमला हैरिस ने कहा कि बहस को जारी रखना मतदाताओं के प्रति उनका कर्तव्य है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन कल भारत ने चेन्नई में 9 स्वर्ण पदक जीते। प्रमुख एथलीटों में अनीशा ने 49.91 मीटर की रिकॉर्ड दूरी तक चक्का फेंककर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। अमानत कंबोज ने 48.38 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर रजत पदक हासिल किया। वहीं नीरू पाठक ने 54.50 सेकंड में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और सेंडा मोल साबू ने 54.82 सेकंड में दौड़ पूरी कर रजत पक्का किया। पुरुषों की 110 मीटर हर्डल दौड़ में श्रीलंका के WP सेंडुल कोशाला ने 14.06 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के नयन प्रदीप सारदे ने 14.14 सेकंड में रजत पदक हासिल किया। उधर बेल्जियम के ब्रसल्स में डायमंड लीग फाइनल के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहली स्पर्धा में आज अविनाश साबले अपनी पहली दौड़ लगाएंगे, वहीं नीरज चोपड़ा कल भाला फेंक फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सवम के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी दिन वर्ष 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। भारत ने कल ओडिशा तट पर मिसाइल परीक्षण केंद्र से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्वदेश में निर्मित कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का कल दोपहर परीक्षण किया गया। भारत यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 में भाग लेगा। इसका आयोजन नवंबर महीने में होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा कल नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन की गई। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों में उपवर्गीकरण के संदर्भ में सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा ये निर्णय लिया गया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। पेरिस पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड 29 पदक जीतकर लौटे खिलाड़ी से प्रधानमंत्री की मुलाकात और उनके अनुभवों को साझा करते प्रधानमंत्री के चित्र को राजस्थान पत्रिका और अमर उजाला सहित कुछ अखबारों ने प्रमुखता दी है। हरिभूमि के शब्द हैं, इतिहास रचने वालों से मिले पीएम। चीन के साथ वार्ता में प्रगति भी सुर्खियों में है। हरिभूमि लिखता है, चीन से सुलझी सैनिकों की वापसी के 75% समस्याएं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के प्रस्ताव को जनसत्ता ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। मौसम के अंदाज पर भी अखबारों की नजर है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, दिल्ली समेत 14 राज्यों के लिए जारी किया गया पूर्वानुमान, 3 दिन तूफानी हवा और तेज बारिश। जनसत्ता की पहली सुर्खी है, दिल्ली में बारिश, तापमान में 6 डिग्री गिरावट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसपास भारी बारिश की आशंका अखबारों की सुर्खियों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की। कहा, भारत इस दशक के अंत तक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की ओर अग्रसर। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी।
कि भारत और चीन नियंत्रण रेखा के शेष क्षेत्र से पूरी तरह से हटने के अपने प्रयास दोगुना करने और प्रभावी कार्रवाई पर सहमत। और चेन्नई में दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।